विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में जो पाए जाने वाली जितनी भी तरंगे हैं या जितने भी विकिरण हैं उनको आज के इस वीडियो पे हम लोग बहुत ही मस्त तरीके से समझने वाले हैं। उनकी तरंगदैर्घ्य किस क्रम में होती है, आवृत्ति किस क्रम में होती है और वो किनसे उत्पन्न होती है, उनका उपयोग क्या है, सब कुछ बहुत आसान तरीके से समझने वाले। देख सकते हो पूरा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है और उनमें पाए जाने वाले सभी विकिरण या सभी तरंगों को आसानी से समझने वाले। ठीक है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत आसान तरीके से आप इसे समझ जाओगे। और इम्पोर्टेंट तो पता है आपको कितना ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसे अच्छे से तैयार भी कर लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। बात करें हम लोग जो क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर है वैद्युत चुम्बकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस चैप्टर को स्टार्ट किए थे। और इसमें इससे पहले जो आपके टॉपिक थे उनको हमने पढ़ भी लिया है, जैसे मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत क्या है, विस्थापन धारा हो गया। ठीक है, और भी जो टॉपिक थे इसके पहले वाले वीडियोज पर हमने पढ़ लिया है। अगर आप उनको देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं, मस्त तरीके से पढ़ते हैं। वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना आपको। ठीक है, देखो हमने इससे पहले विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में तो पढ़ लिया था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है। ठीक है, कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, जब किसी वैद्युत परिपथ में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, तो उससे तरंगे जो होती है उसमें आपका ऊर्जा के रूप में, ठीक है, ऊर्जा जो होती है वो तरंगों के रूप में निकलती है। मतलब जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में निकलती है और उन्हीं तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। अब अगर इन विद्युत चुम्बकीय तरंगों को क्या किया जाए, देखो पढ़ते हैं, यहाँ पे कहा गया विभिन्न प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण या विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनकी आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इससे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। मतलब जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे या विद्युत चुम्बकीय विकिरण है, अगर इनको क्या किया जाए, इनको उनकी तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में अगर रखा जाए तो उससे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिसे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब जितनी ये तरंगे हैं या जितने विकिरण है उनको एक साथ रखा जाए, एक क्रम में व्यवस्थित किया जाए तरंग दैर्घ्य के घटते या बढ़ते क्रम में या आवृत्ति के घटते या बढ़ते क्रम में, तो उससे एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसी स्पेक्ट्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें 7 प्रकार की तरंगे या विकिरण होते हैं, इसमें 7 प्रकार की तरंगे या विकिरण होते हैं। कौन कौन से वो यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कौन कौन सी है, इनको याद आप ऐसे बढ़िया से कर सकते हो। देखो जैसे आपको मतलब लाइन से याद रखना है क्योंकि इसमें आपको तरंग दैर्घ्य का क्रम भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए लाइन से कैसे याद रखना है, सबसे पहले रेडियो तरंगे। ठीक है, पहले आपको क्या याद रखना है, रेडियो, फिर माइक्रो, फिर इसके बाद कौन सी, रेडियो, माइक्रो, फिर आपकी औरक्त विकिरण हो जाएगी, फिर दृश्य विकिरण हो जाएगी और फिर इसके बाद आपकी पराबैंगनी विकिरण हो जाएगी, फिर एक्स रेज हो जाएंगी, मतलब एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। ठीक है, मतलब किस टाइप से आपको पूरा लाइन से याद रखना है, कैसे, इस टाइप से याद करना। जैसे आपका कौन सी, रेडियो, माइक्रो, औरक्त, दृश्य, पराबैंगनी और कौन सी, पराबैंगनी के बाद आपकी एक्स रेज और गामा किरणें। ठीक है, इस टाइप से लाइन से याद रखना है। तो देख सकते हो पहली नंबर है आपकी रेडियो तरंगे जिन्हें हम लोग रेडियो वेव्स बोलते हैं, दूसरी नंबर है माइक्रो तरंगे जिसे हम लोग माइक्रोवेव्स बोलते हैं, तीसरी है आपकी औरक्त विकिरण जिसे हम लोग इंग्लिश में इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विकिरण या तरंगे बात एक ही समझना। ठीक है, चौथा क्या है, दृश्य विकिरण जिसे विजिबल रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, दृश्य विकिरण जिसे विजिबल रेडिएशन बोलते हैं, फिर है पराबैंगनी विकिरण जिसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, फिर है एक्स किरणें जिन्हें एक्स रेज बोलते हैं, गामा किरणें जिन्हें गामा रेज बोलते हैं। लाइन से याद रखना है, रेडियो, माइक्रो, औरक्त, दृश्य, पराबैंगनी, एक्स, गामा। ठीक है, कौन किस तरह लाइन से पूरा याद होना चाहिए, रेडियो, माइक्रो, औरक्त, दृश्य, पराबैंगनी और एक्स और गामा। ठीक है, एक्स रेज और गामा। ठीक है, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको क्रम दिख रहा है, मतलब ऊपर से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना आपको ये क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम दिखेगा। ध्यान से समझना, ये क्या किस क्रम में रखी गई है, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में, तरंग दैर्घ्य के घटते क्रम में यहाँ पे इन सबको लिखा गया है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य का कैसा क्रम है, ये तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है। ये जो रेडियो तरंगे से लेके गामा किरणें तक है ये तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम। मतलब आप जब यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा दिखेगी, जैसे जैसे नीचे जाओगे यहाँ तक आओगे आपको तरंग एकदम मतलब जो तरंग दैर्घ्य है वो एकदम घटती मिलेगी। यहाँ पे तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, इससे नीचे आओगे इसमें कम हो जाएगी, इसमें आओगे और कम हो जाएगी, इसमें आओगे और कम हो जाएगी, इसमें आओगे और कम, इसमें और कम, इसमें और कम। मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होगी
यहाँ पे सबसे कम, मतलब ऊपर से नीचे आने पे तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम आपको मिलेगा इस टाइप से। अभी एक एक की तरंग दैर्ध्य को पढ़ेंगे तब आप खुद देखना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो तो तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम मिलता है। कभी कभी मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है कि 3-4 तरंगे दे दिया, उनमें से कहेगा इनको घटते क्रम में लिखो या कहेगा बढ़ते क्रम में लिखो, तो आप इसी ट्रिक से याद कर सकते हो। इनको एक लाइन से आपको याद कर लेना, और ये किस क्रम में है, घटते क्रम में। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हो तो ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम आपको मिलता है। कौन सा क्रम तरंग दैर्ध्य का मिलता है, घटता क्रम, तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम, ठीक है। और बढ़ते क्रम की बात करें, बढ़ता क्रम कैसे मिलेगा, अगर नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ता मिल जाएगा, उल्टा करो ना, जैसे ऊपर से नीचे आने पे घटता क्रम मिलता है वैसे नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ता, मतलब सबसे कम यहाँ पे, फिर उससे ज्यादा तरंग दैर्ध्य यहाँ पे, फिर इससे ज्यादा यहाँ पे, फिर इससे ज्यादा और सबसे ज्यादा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से। और तरंग दैर्ध्य का तो घटता क्रम है, लेकिन आवृत्ति से अगर संबंध समझे तो आप याद रखना तरंग दैर्ध्य जो होती है वो आवृत्ति की जस्ट उल्टा होती है। तरंग दैर्ध्य जो होती है आवृत्ति की जस्ट क्या होती है, उल्टा। अगर तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम है तो ये आवृत्ति का क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम हो जाएगा, आवृत्ति का बढ़ता क्रम। तरंग दैर्ध्य का घट रही तो आवृत्ति बढ़ेगी, ये चीज याद रखो, ठीक है, आवृत्ति का बढ़ता क्रम हो जाएगा। और अगर तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो आवृत्ति घटेगी, ये चीज याद रखो, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य इसकी, तो आवृत्ति इसका उल्टा होगी, इसकी आवृत्ति सबसे कम होगी और इसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसकी आवृत्ति सबसे कम, ठीक है, इस टाइप से याद रखना। तो ये किस क्रम में लिखिए, तरंग दैर्ध्य के घटते क्रम में या आवृत्ति के बढ़ते क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य घटेगी और आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। अभी एक एक को समझेंगे तब आप खुद देखना कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य आपको इसमें दिखेगी, फिर नीचे आते जाओगे तरंग दैर्ध्य घटती जाएगी। आवृत्ति देखोगे सबसे ज्यादा आवृत्ति इसकी मिलेगी रेडियो तरंगे की, ठीक है, आवृत्ति उल्टा होगी, आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंगों की मिलेगी, नीचे आते जाओगे गामा तक, गामा की आवृत्ति सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम और विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाली तरंगे, ठीक है। 7 प्रकार की तरंगे हैं जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में पाई जाती हैं। यही चीज पूछा जाता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें पाए जाने वाली तरंगे कौन कौन सी, इनको संक्षेप में लिखिए। तो एक तरफ से हम सभी तरंगों को एक एक करके देखते हैं। ये जो रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे जितनी भी है, इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं, कैसे उत्पन्न होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति सबको समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लो, अच्छे से इसी टाइप से नोट कर लेना। ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम लिखा है, ये आवृत्ति का बढ़ता क्रम है, तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम या आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट करो। आप चलते हैं एक एक करके सभी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नोट करो जल्दी से। तो अब एक एक करके सभी तरंगों को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है रेडियो तरंगे, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं। ये क्या होती है अच्छे से समझो। सबसे पहले देखिए कहाँ से उत्पन्न होती है, तो हमने लिखा रेडियो तरंगों का उत्सर्जन जो होता है वो आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। मतलब जो रेडियो तरंगे वो कहाँ से उत्पन्न होती है, जब आवेशित कण, जिनमें आवेश होता है, ऐसे कण जब दोलन करते हैं तब आपका रेडियो तरंगे निकलती है, ठीक है। रेडियो तरंगों का उत्सर्जन आवेशित कणों के दोलन के कारण होता है। और इसकी जो तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर तक। ये सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य इसकी, और जितनी आपको मिलेंगी तरंगे उनकी तरंग दैर्ध्य इससे कम ही आपको मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद बात की गई आवृत्ति इसकी, तो आवृत्ति होती है 3 × 10⁴ हर्ट्ज से, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है ना, तो 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक, ठीक है। इसकी आवृत्ति कम है और जितनी भी तरंगे देखोगे उनकी आवृत्ति बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। ये चीज है, तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज्यादा, आवृत्ति इसकी सबसे कम सभी तरंगों की अपेक्षा, ठीक है। उपयोग क्या है इसका, रेडियो तरंगों का क्या उपयोग है, इससे आप जो रेडियो होता है, रेडियो में आपका रेडियो तरंगे यूज होती है, टेलीविजन प्रसारण में आपका रेडियो तरंगे यूज होती है, सेल फोन जैसे आपका सेल फोन होता है उसमें रेडियो तरंगे यूज होती है, वाईफाई जो होता है वाईफाई में भी यही रेडियो तरंगे यूज होती है, ठीक है। और नेविगेशन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का, ठीक है। तो ये रेडियो तरंगों की उपयोग है। इसकी आवृत्ति आपको याद रखनी 3 × 10⁴ हर्ट्ज से 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक होती है। तरंग दैर्ध्य 1 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 × 10⁴ मीटर तक होती है। और रेडियो तरंगे कहाँ से उत्सर्जित होती है, आवेशित कणों के दोलन के कारण, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी नंबर तरंग है माइक्रो तरंगे, या इन्हें सूक्ष्म तरंगे भी बोल सकते हो, माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म तो छोटा, ठीक है, छोटी तरंगे। तो तरंगों का, इन माइक्रो तरंगों का उत्सर्जन जो होता है वो निर्वाण नालियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। जो निर्वाण नालियां होती है उनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग माइक्रो या सूक्ष्म तरंगे, बहुत सूक्ष्म होती है, इनका हम लोग क्या करते हैं, इनका उत्सर्जन करते हैं निर्वाण नालियों के द्वारा। इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3 × 10⁻⁻1 मीटर से 1 ×
1 × 10⁻³ मीटर तक। देख सकते हो इसमें प्लस में वैल्यू है मतलब ज्यादा है, इसमें वैल्यू माइनस में जा रही मतलब इसकी तरंगदैर्घ्य घट गई। ठीक है, आवृत्ति इसमें क्या मिलेगी, आवृत्ति इसकी क्या मिलेगी, इससे ज्यादा मिलेगी। इस वाले में 3 × 10⁹ हर्ट्ज तक थी, देख सकते हो इसमें आवृत्ति 1 × 10⁹ से 3 × 10⁻11 हर्ट्ज तक है। ठीक है, मतलब इसमें आवृत्ति जो है 10⁻11 हो गई, मतलब आवृत्ति इसकी अपेक्षा बढ़ गई। ठीक है, तो यही चीज है। फिर इसका उपयोग क्या है, माइक्रो तरंगों का उपयोग है पहला परमाणुओं तथा अणुओं की संरचना के अध्ययन में। इससे आप क्या कर सकते हो, परमाणु और अणुओं की संरचना का अध्ययन कर सकते हो। दूसरा इसका उपयोग क्या है, जैसे वाहन, जैसे आपकी वाहनों की स्पीड में, ठीक है, वाहनों तथा क्रिकेट गेंद की चाल ज्ञात करने में। वाहन हो, कोई भी वाहन हो सकता है, वाहन हो या क्रिकेट की जो गेंद होती है उसकी चाल ज्ञात करने के लिए हम लोग माइक्रो तरंगों का यूज करते हैं, सूक्ष्म तरंगों का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अभी आपने 2 तरंगे देखी, रेडियो तरंगे और माइक्रो तरंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे की भी देखते हैं, वो भी अच्छे से उनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, उनके उपयोग सब कुछ। ठीक है, तो अच्छे से इसे नोट कर लो। अब देखते हैं अगली तरंगे। तो अब आगे देखते हैं, जैसे कि तीसरी नंबर हमारी अवरक्त विकिरण। ठीक है, अवरक्त विकिरण क्या होती है और ये कैसे प्राप्त होती है। यह तरंगे, अवरक्त विकिरण या अवरक्त तरंगे जो होती है गर्म वस्तुओं से तथा अणुओं के घूर्णन, ठीक है, ध्यान समझना, ये जो अवरक्त विकिरण या अवरक्त तरंगे हैं, ये तरंगे गर्म वस्तुएं से तथा अणुओं के घूर्णन से, अगर अणु जो घूर्णन करते हैं उनसे भी ये प्राप्त होती है, और काल्पनिक संक्रमण, जो कंपन करने वाले संक्रमण होते हैं जिन्हें काल्पनिक संक्रमण बोला जाता है, काल्पनिक संक्रमणों द्वारा ये उत्पन्न होती है। ठीक है, अवरक्त विकिरण क्या है, ये तरंगे गर्म वस्तुओं से, अणुओं के घूर्णन से और काल्पनिक संक्रमणों द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी, अवरक्त विकिरण। ठीक है, और इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 5 × 10⁻³ मीटर से 7 × 10⁻7 मीटर तक इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, आवृत्ति है 6 × 10⁻10 हर्ट्ज से 4 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये इसकी आवृत्ति है। फिर है उपयोग क्या है इसका अवरक्त विकिरण का, तो अवरक्त विकिरण जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, पौधशालाओं को गर्म करने में। ठीक है, जहाँ पे पौधे होते हैं उन्हें पौधशाला बोला गया, पौधशालाओं को गर्म करने में और धुंध या कोहरे में स्पष्ट देखने में भी अवरक्त विकिरण का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये बात है अवरक्त विकिरण की। अब इसके बाद बात करते हैं दृश्य विकिरण की। ठीक है, विजिबल रेज या विजिबल रेडिएशन की, क्या होता है ये, तो दृश्य नाम से पता चलता है जो दिखाई दे। ठीक है, तो दृश्य तरंगे या दृश्य विकिरण वह तरंगे होती है जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, जिन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, 7.8 × 10⁻7 से 4 × 10⁻7 तक इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। आवृत्ति कितनी होती है, 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है, पहला इसका उपयोग है पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज में। इससे आप क्या कर सकते हो, पृथ्वी पर उपस्थित जीव जंतुओं की खोज कर सकते हो दृश्य विकिरण के द्वारा। दूसरा है मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में, मनुष्य तथा जीव जंतुओं द्वारा वस्तुओं को देखने में भी दृश्य विकिरण मतलब विजिबल रेडिएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये दृश्य विकिरण और आपकी अवरक्त विकिरण। ठीक है, तो इनको भी अच्छे से समझा। अब चलते आगे की ओर जो आपकी अगली है। ठीक है, तो इनको भी नोट कर लो। तो अब जो आगे तरंगे हैं या विकिरण उनको पढ़ लेते हैं। 5वीं नंबर हमारे पास पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण क्या होती है, तो पराबैंगनी विकिरण के लिए कहा गया इसका उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक तप्त वस्तुओं द्वारा होता है। तप्त वस्तु का मतलब, तप्त का मतलब गर्म। ठीक है, कहा गया इसका उत्सर्जन एक विशेष प्रकार के लैंप तथा अधिक गर्म वस्तुओं द्वारा होता है। तो किसका, पराबैंगनी विकिरण का। इसकी तरंगदैर्घ्य किस रेंज की होती है, इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 4 × 10⁻7 मीटर से 1 × 10⁻8 मीटर तक। ठीक है, ये होती है इसकी तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति जो होती है वो होती है 8 × 10⁻14 हर्ज से 3 × 10⁻16 हर्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पराबैंगनी विकिरण का इसका उपयोग होता है नकली दस्तावेजों का पता लगाने में। ठीक है, पराबैंगनी विकिरण का उपयोग नकली दस्तावेजों का पता लगाने में होता है और अणुओं की संरचना ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है किसका, पराबैंगनी विकिरण का। ठीक है, तो ये पराबैंगनी विकिरण की बात है। फिर बात आती है एक्स किरणों की। एक्स किरणें क्या होती हैं, तो एक्स किरणें जो होती है एक्स रे नली से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है एक्स किरणें, एक्स रे नली से उत्पन्न होती है। और इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है 3 × 10⁻8 मीटर से 1 × 10⁻11 मीटर तक की होती है। ठीक है,
आवृत्ति कितनी होती है 1 गुणे 10 की पावर 16 हर्ट्ज से 3 गुणे 10 की पावर 19 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। और इसका क्या उपयोग है आपको पता है, सबसे पहला चिकित्सा के क्षेत्र में जो एक्सरे होता है, एक्सरे तो देखा है आपने, एक्सरे चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले एक्स किरणों का उपयोग होता है। फिर धातु या विस्फोटक पदार्थ का पता लगाने में एक्स किरणों का उपयोग होता है। ठीक है, तो ये है एक्स किरणों की बात। फिर आती है गामा किरणें। ठीक है, गामा रेज क्या होती है, यह किरणें परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें हैं। जो परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होने वाली किरणें होती है उन्हें गामा किरणें बोलते हैं। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य किस रेंज की होती है, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर से 1 गुणे 10 की पावर माइनस 14 मीटर तक की इसकी तरंगदैर्घ्य होती है। आवृत्ति जो होती है वो होती है 3 गुणे 10 की पावर 8 हर्ट्ज से 5 गुणे 10 की पावर 25 हर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है। इसका उपयोग क्या है, गामा किरणों का नाभिकीय अभिक्रियाएं उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग है कैंसर तथा ट्यूमर के इलाज में इन गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। तीसरा परमाणुओं की संरचना ज्ञात करने में भी गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में पाए जाने वाली ये सातों आपकी जो किरणें थी या तरंगे थी उनको हमने अच्छे से देखा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति जरूर अच्छे से समझ लेना जिससे आपको ये तैयार हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इनकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति जो जैसा आपको बताया था तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम और आवृत्ति का बढ़ता क्रम, उस क्रम को जरूर याद रखना है जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि मान लो 3-4 आपको दे दी गई तरंगे, कहा गया इसमें से आवृत्ति का बढ़ता क्रम क्या है या तरंगदैर्घ्य का घटता क्रम क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, और ये टॉपिक भी पूरा इंपॉर्टेंट था, पूछा जाता है पेपर में, तो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और सब लोग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की घटना को समझ चुके हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर लेना और जो लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी चलेगी चैनल पे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे आपको फिजिक्स के सारे वीडियो मिल जाएंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे क्लास 12 केमिस्ट्री के सारे वीडियो मिल जाएंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये जो आपका वैद्युत चुम्बकीय तरंग वाला चैप्टर है, इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है इसके अगले वाले वीडियो पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे, तो इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो और वीडियो बहुत जल्द आएगी जिसमें हम पूरे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे और इसे तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट कर लो।